मौजूद हैं अदील अहमद साहब। अदील, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। अदील, खान साहब कहते हैं मुज़ाकरात हो भी रहे हैं, नहीं भी हो रहे। मुज़ाकरात अगर हो जाते हैं तो लॉन्ग मार्च नहीं होगा और फिर इलेक्शन का ऐलान जो है वो नवंबर में हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तो आप ये बताएं, पार्टी में क्या चल रहा है? किससे मुज़ाकरात हो रहे हैं? अगर हुकूमत से नहीं हो रहे तो किससे मुज़ाकरात हो रहे हैं? ये मुज़ाकरात जिससे भी हो रहे होंगे, ख्वाजा आसिफ से तो नहीं हो रहे होंगे। ख्वाजा आसिफ जो है वो जिस ओहदे पे बैठा हुआ है उसको उस ओहदे की कदर ही नहीं है और उसकी वो लांच जिंदगी बात। वो हमेशा बयानात उसके ऑफ द पार्लियामेंट पर देख सकते हैं। हमेशा से उसके ऊट पटांग किस्म के बयानात जो है वो आपके चले छोड़ मौजूद दें हैं। अदील, उनके बयानात को छोड़ दें। ये मुझे बताएं किससे मुज़ाकरात हो रहे होंगे? जी, किससे मुज़ाकरात हो रहे हैं खान साहब के? ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात होते हैं। तो ये तो बड़ी पावर सेंटर मुज़ाहिका तो खेज बात है पाकिस्तान अदील का। के उसी इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कर रहे हैं जिसके बारे में आप लोग कहते हैं जी उनकी तैनाती के मसाइल हैं। उनके जो है उनकी तैनाती बाद में होनी चाहिए, खान साहब से पूछ के होनी चाहिए। उन्हीं से मुज़ाकरात कर रहे हैं। देखिए, मसाइल तो उनके बहुत हैं। अब अगर उनके मसाइल हैं तो उसमें ये तो नहीं है कि उनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। है तो इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट ना, है तो पावर सेंटर इस मुल्क का। मुल्क का कोई इसको माने या ना माने, लेकिन असल पावर जो है वो उन्होंने अपने हाथ में तो रखी हुई है। मुज़ाकरात अगर होते हैं तो उन्हीं से होते हैं। गवर्नमेंट तो ये कठपुतली गवर्नमेंट है, अमरीकी साजिश से आई हुई हुकूमत है। अमेरिका को अपना कहते हैं कि अमेरिका के वेंटिलेटर हमें लगे हुए, तो इनको लगे हुए क्योंकि इनके पैसे बाहर पड़े हुए। हमें तो ना वेंटिलेटर लगे, ना ये कौम भिखारी है। इस मुल्क का जो अच्छा, ठीक वजीर है, आजम है अमरीका वो कहता साजिश है हम वाली बात भिखारी तो हैं। हम तो पुरानी हो नहीं है, गई। वजीर ठीक आजम होगा भिखारी। जी तो अदील, मैं ये तो चाहती हूँ कि बहुत इनसे सारे तो बात सवालों नहीं का हो आप बहुत सकती है। सारा जवाब दे देना। बहुत एक एक सवाल का मुझे ये बताएं कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से बार बार बात की जाती है, तो खान साहब किस हैसियत से कह रहे हैं कि जी उनकी तैनाती रोक दी जाए या इलेक्शंस पहले हो जाए? खान साहब तो खुद अभी वफाक में नहीं बैठे हुए, तो वो किस हैसियत से ये बात कर खान साहब खान साहब इस हैसियत से कह रहे हैं कि खान साहब 155 सीटें पार्लियामेंट के अंदर रखने वाली जमात के चेयरमैन है, उसके बानी है। खान साहब इस हैसियत से कह रहे हैं कि खान साहब इस मुल्क के अवाम का मैंडेट रखने वाले सबसे बड़े सियासी लीडर हैं। तो खान साहब वफाक इस में क्यों हैसियत नहीं से है कहते फिर? हैं कि बाय इलेक्शन में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी के चेयरमैन है। अच्छा। खान साहब इस हैसियत से कहते हैं कि खान साहब सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं। खान साहब इस हैसियत से कहते हैं कि खान साहब की जो हुकूमत है वो बजाय अक्सरियती नशिस्तें रखने के अमरीकी साजिश करके जो है उसको गिराया गया। तो खान साहब इस हैसियत से कह रहे हैं। लेकिन वफाक में क्यों नहीं बैठ रहे? वो भी पार्लियामेंट में बैठना चाहिए ना अहम फैसलों के लिए। पार्लियामेंट में इसलिए नहीं बैठ रहे कि पार्लियामेंट में खान साहब का मानना ये है कि ये जो हुकूमत है ये अवामी मैंडेट से, अवामी तायद से आई हुई नहीं है, बल्कि अमरीकी साजिश से, अमरीकी रेजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में आई हुई है। अगर पार्लियामेंट में वो जाएंगे और इस हुकूमत के वजीर आजम के नीचे हमारे वहां पे मेंबर्स बैठेंगे, इनके लीडर ऑफ दी हाउस और लीडर ऑफ दी अपोजिशन के नीचे, इनकी पार्लियामेंट्री कमेटीज के नीचे बैठेंगे, तो इसका मतलब ये है कि हम उस अमरीकी साजिश को, उस रेजीम चेंज ऑपरेशन को इंडोर्स कर रहे हैं, जिसकी हम मुखालफत कर रहे हैं। हम उसको इंडोर्स कभी भी नहीं कर सकते। अच्छा, आपकी पार्टी ने इस वक्त जो ज़ुम्नी इंतखाबात में फतह हासिल की वो यकीनन एक कामयाबी थी आपकी। मुझे ये बताएं कि उस सूरत में अब आपका कॉन्फिडेंस भी आपकी पार्टी का बूस्टअप हुआ है कि जनाब अगर लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी जाती है तो आपके पास अच्छी खासी तादाद होगी लोगों की। लेकिन अगर जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब के बयानात आ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि तसादुम का खतरा है और लोगों को परेशानी हो सकती है? क्या कहते हैं इस हवाले से? देखें, राना सनाउल्लाह जो है वो इंतहाई बेवकूफ आदमी है। उनको सिर्फ एक ही काम आता है, तशद्दुद, ताकत का इस्तेमाल, रियासती मशीनरी और रियासती इदारों का इस्तेमाल अवाम के खिलाफ। वो स्ट्रैटेजी उन्होंने 25 मई को अपनाई। उसमें उन्होंने काफी लोगों को, हमारे कारकुनों को, पाकिस्तानी शहरियों को शहीद किया, लोगों के ऊपर गैर कानूनी छापे मारे। इस मुल्क के मुफक्किर, पाकिस्तान का ख्वाब पेश करने वाले अल्लामा मोहम्मद इकबाल के घर, उनकी बहू, उनकी घर की इज्जत को पामाल किया। इस तरह के हजारों छापे उन्होंने मारे, हजारों घरों के तकद्दुस को पामाल किया। तो इनकी सोच जो है वो उसी के मुताबिक एक्ट करेंगे। हम
उनकी उस सोच, उनकी उस स्ट्रेटजी से बखूबी वाकिफ है और हम उसके बिल्कुल बरक्स करेंगे। वो करेंगे जिस पर राणा सनाउल्लाह साहब सोच भी नहीं सकते। और अच्छा, यहाँ मैं इस वक्त प्रोग्राम आगे चला बढ़ाने से पहले ही कहती जाऊं कि अदील जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अदील जो है हमेशा की उनका ये मसला है, मुझे प्रोग्राम में कहना पड़ता है कि जो भी जुबान इस्तेमाल की जा रही है इससे हमारा कतन कोई ताल्लुक नहीं। आगे चलते हैं। अदील, क्या स्ट्रेटजी है यहाँ पे? कराची में बल्दियाती इलेक्शंस जो है उसको मुलतवी कर दिया गया, क्या कहते हैं ये सिंध गवर्नमेंट के हवाले से इस वक्त? नहीं, मैंने तो कोई ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं की जिसकी मैं वो लफ्ज नहीं कह सकती। आपने जो राना सनाउल्लाह साहब को मैंने बेवकूफ लफ्ज कहा, क्या वो गैर पार्लिमानी लफ्ज है? मेरे प्रोग्राम के लिए बिल्कुल है अदील। अच्छा, आपके स्टैंडर्ड पार्लिमानी लफ्ज के लगे? नहीं, मेरे प्रोग्राम के लिए बिल्कुल है। मैं किसी मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ। आपने बल्दियाती इलेक्शन से हुकूमत तीसरी दफा भागी है और उसकी वजूहात जो है ना वो बिल्कुल आया है। जिस तरह से आपने पहला जो सवाल पूछा कि खान साहब की हैसियत में कर रहे हैं, खान साहब की इस वक्त जो हैसियत है वो ये है कि मुल्क के सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं, जो सबसे ज्यादा बाई इलेक्शन जीत रहे हैं, जो सबसे ज्यादा अवामी तायद का कोई शक नहीं है हामिल है। बिल्कुल। और बल्दियाती इलेक्शंस में भी इंशाल्लाह वो क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। इसी डर से, इसी खौफ से, उसी वजह से जो है वो सिंध हुकूमत भी और वफाकी हुकूमत भी बल्दियाती इलेक्शन से भाग रही है। तो उन्होंने तीसरी मरतबा मुलतवी किया है। हमारी तैयारियां पूरी हैं। ये हमें कैच ऑफ गार्ड, हम प्रॉपरली जो है वो हम ऑन गार्ड है, हम तैयार हैं। जिस वक्त की जब भी इलेक्शन का ऐलान होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेगी और जीतेगी। अच्छा, इस वक्त जो ये दोस्तियां चल रही हैं पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की, इसको किस तरह देख रहे हैं आप? देखें, एमक्यूएम के बारे में तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि घर को लगी आग घर के चिराग से। कौन सा चिराग था ये सर? एमक्यूएम ने अपने आप को खुद आग लगाई है। उन्होंने अमरीकी रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा बनकर पीपल्स पार्टी जिसे वो कराची शहर के हकूक का गासिब कहती है, कराची शहर के हकूक को सल्ब करने वाली जमात कहती है, महाजिरों का दुश्मन जमात जो कहती है पीपल्स पार्टी को, महाजिरों का सबसे ज्यादा इस्तेहसाल करने वाली पीपल्स पार्टी, उसके साथ जाके हाथ मिलाया, उसके साथ बैठे, वो गवर्नर हाउस में भी तसोड़ी डाली, उधर भी तसोड़ी को लेकर आए। तो ये तो साफ आवाम को अब पता चल गया है कि ये चंद टकों पे बिकने वाले लोग हैं, जो कि अपने पैसों के लिए, अपने डॉलरों के लिए, अपने नोटों के लिए जो है वो कभी भी किसी वक्त भी किसी के हाथों में बिक सकते हैं। तो इस वजह से आपने देखा कि अभी बाई इलेक्शन में भी आवाम ने किस तरह से इनको रिजेक्ट किया और बल्दियात में भी इंशाल्लाह इनका यही मुकद्दर होगा। और अगला इलेक्शन खान साहब का जो कराची में जो सिलसिला रहा है मलीर वाली सीट का, उसके हवाले से क्या कहेंगे? मलीर वाली सीट पे हमने पिटीशन दायर की हुई है, वहाँ पे संगीन किस्म की धांधली की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। अच्छा। और हमारे पास उसके शवाहिद भी है, सबूत भी है। मेरे पास भी कुछ ऐसे शवाहिद सबूत हैं कि जिसमें हमारा जो फॉर्म 45 है उसका रिजल्ट, जो इलेक्शन कमीशन के फॉर्म 45 है, उन्होंने अक्सर तब्दील करके अब दूसरे फॉर्म 45 बना के और जो नताइज है उनको बढ़ा चढ़ा के जो है उनको पेश किया है, रिकॉर्ड किया, और जो रिजल्ट उन्होंने अनाउंस किया है वो बिल्कुल इन्होंने धांधली वाला रिजल्ट अनाउंस किया। तो NA 237 तो इन्होंने उसी तरह जीती है जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर लोगों का इस्तेहसाल करके जीती है। अदरवाइज आप मुझे एक बात बताएं कि मलीर के अंदर वही जमात जो नाज़िम जोटो की कातिल हो, मलीर के अंदर वही जमात जो कि सबसे ज्यादा मलीर में कब्जों में 2 नंबर धंधों में मुलविस है, अवाम जो है वो उस जमात को वोट नहीं दे सकती। नंबर 3, आप देखें कि कौन कौन सी यूसियों से ये जीते हैं। सिर्फ 2 यूसियों से इन्होंने 10-10 हजार वोट लिए हैं और वो इसी तरह है कि 445 वोटों को 435 कर दें, 550 वोटों को 1750 कर दें फॉर्म 45 में, और नतीजा अनाउंस कर दें, चंद पोलिंग स्टेशन के ऊपर गेम करके हजारों वोट का डिफरेंस ले आए और जीत जाए। तो वो सारी हमें सब पता है, हमारे पास सारी उसकी वो आ गई है, सबूत आ गए। हम इंशाल्लाह उसको चैलेंज करने जा रहे हैं और लड़ेंगे इंशाल्लाह इसके खिलाफ।
अच्छा, फिलहाल जो आपकी मकबूलियत का ग्राफ ज्यादा हुआ है, लेकिन साथ साथ कराची में आपकी गवर्नमेंट की तरफ से 3 साल 7 महीने में कोई डेवलपमेंट का काम हुआ नहीं है, तो क्यों इतना आप यकीन से कह सकते हैं कि कराची में सीट्स आप ही को कराची मिलेंगी? में क्या नहीं हुआ? कराची में आपकी गवर्नमेंट जब थी तब डेवलपमेंट का कोई खास काम नहीं हुआ है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपने अगर कुछ बेसिक रिसर्च की हो पीटीआई के फेडरल गवर्नमेंट में जो कराची के अंदर प्रोजेक्ट्स हुए, हम्म। तो मेरे ख्याल से आपकी नजर से ग्रीन लाइन का मंसूबा गुजरा होगा, हम्म। जो कि नवाज शरीफ दौर में शुरू हुआ। हम्म। जब हम 2018 में आए तो काम बंद पड़ा हुआ था, हम्म। सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क भी उससे कंप्लीट नहीं था। तो उसके बाकी जो पोर्शन है, बस की खरीदारी है, आईटीएस सिस्टम की तनसीब की है और कंस्ट्रक्शन का अधूरा काम, ये सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने पूरा किया। 1100 अरब के पैकेज में इसको इंक्लूड किया और वो ग्रीन बस आज चल रही है। अगर आपने थोड़ी सी बेसिक रिसर्च की हो तो कराची में हर साल जो बारिशों की वजह से कराची डूबता था, 3 बड़े नाले जहाँ पे सारे छोटे नाले जाके कन्वर्ज होते हैं, औरंगी नाला, गुज्जर नाला, आपका महमूदाबाद नाला, इन सब की रीवैम्पिंग, इनकी रिकंस्ट्रक्शन, इनकी रिहेबिलिटेशन, ये सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में 33 या 35 अरब रुपए की लागत से हुआ। और वो आपके सामने आप जाके महबूबाबाद नाला देख सकते हैं, दोनों तरफ सड़कें तामीर हुई, सारी यूटिलिटीज चेंज हुई, कंस्ट्रक्शन, दीवारों की कंस्ट्रक्शन हुई, प्रोटेक्शन वाल, उनके ऊपर पुल बने, उन लाइटिंग्स लगी, हजारों लाखों टन वहां से कचरा निकला। आदिल, क्या आपकी गवर्नमेंट के जाने के बाद ही बारिश शुरू हुई थी, तो क्या इतनी जल्दी सब कुछ बह गया? एक मिनट दें सर, आप बार बार रिसर्च की बात कर रहे हैं, आपने आपने मेरी भी सुन लें। अगर आप मेरे पे सवाल उठा रहे हैं कि आपने रिसर्च की होती तो मुझे भी एक बात का जवाब देते। हम तो अदना से तालिब इल्म है, आप जानते हैं ज्यादा। मुझे ये बताइए कि ये आपकी गवर्नमेंट गए हुए इतना अरसा तो नहीं हुआ था जब बारिश हुई, तो मतलब गवर्नमेंट जाते ही बारिश में कुछ मिला हुआ था, जो सड़कें भी टूट गई थी, सब कुछ खराबी हो गई थी, कोई गवर्नमेंट नाम की चीज हमें कराची में नजर ही नहीं आती थी। अब आप कहेंगे जी फेडरल का काम नहीं था, वो तो सूबाई गवर्नमेंट का काम था। फेडरल की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, आपके कोई यहाँ पे लोग मौजूद नहीं थे, आपकी 14 सीटें नहीं थी कोई काम करवाने वाली। जो आप काम गिनवा रहे हैं आपने कर लिया, लेकिन क्या अब कराची को कुछ मिला है इसके अलावा? जो आप चीजें गिनवा रहे हैं, पूरी ये बारिश में सब टूट फूट का शिकार हो गया। अगर आप मुझे मौका देंगी तो मैं आपको बिल्कुल सर, मैंने तो आपको ही मौका दिया था, इसलिए तो खामोशी से आपकी बात सुन रही थी मैं। अगर आप मुझे 1 से 1.5 मिनट दें तो मैं आपको ये सारा तफसील से जवाब दे दूं। जी सर। अगर आपने कुछ बेसिक रिसर्च की हो तो इन नालों के अलावा आपको तीसरी चीज जो कराची में, कराची सर्कुलर रेलवे के ऊपर काम शुरू हुआ। पहली मरतबा किसी गवर्नमेंट ने 22 अरब रुपए जारी करके प्रैक्टिकली सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो ग्राउंड पे कराची सर्कुलर रेलवे का स्टार्ट किया, जो आज भी चल रहा है। आप आज भी जाके देख लेंगे जो आपके स्टेशन बन रहे हैं, जो पासेस बन रहे हैं, ओवर पासेस और अंडर पासेस, उस पर काम जो है वो आज भी प्रैक्टिकली चल रहा है। इसके जो 22 अरब रुपए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट अपने आखिरी साल में जारी करके गई। आपने अगर थोड़ी बेसिक रिसर्च की हो तो K4 का मंसूबा वापदा ने टेक ओवर किया, बाहर की कंपनीज ने उसकी कंसल्टेंसी की। ये सब अच्छा, चलिए आप मुझे वो बेसिक रिसर्च बता दें कि ये सिर्फ आपको उसी आखिरी साल में नजर आया ये सब कुछ करना? नवाज शरीफ का मंसूबा था, आपने आखिर में उसको कंप्लीट किया है। ये आपकी तरफ से कोई मंसूबा शुरू नहीं किया गया, आपने वही वाले मंसूबों को आगे चलाया है। सर, आपने कोई मंसूबा खुद से नहीं दिया है। मैं माफी चाहता हूँ आपसे, आपको ये बेसिक रिसर्च वाली बात बुरी लग गई है, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। सर, आप मुझे वो बता देना, आपकी तो बेसिक रिसर्च होनी चाहिए। आप मुझे बताएं कि आपने कौन सा मंसूबा रेडी किया है, आप वो वाला मंसूबा बता दीजिए। आपको बेसिक रिसर्च वाली बात बुरी लग गई है। अगर आपने सुना हो तो मैंने कहा हमने 3 नाले रिकंस्ट्रक्ट करके रेडी करके दिए। अगर आपने सुना, हमने ग्रीन लाइन कंस्ट्रक्ट करके रेडी करके चलाकर। मंसूबा आपका नहीं था सर, पहले वाली गवर्नमेंट का था, आपका नहीं था सर। आपसे आपको बुरा लगा, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। हमने नाजमाबाद के 6 फ्लाईओवर बना के रेडी करके कराची को दिए। आपको बुरा लगा, हमने कराची सर्कुलर रेलवे के ऊपर काम। मैं तो इतना मासूम सा सवाल पूछ रही हूं, सर आपका मंसूबा था? आप प्लीज सर, मेरे सवाल का आप भी तो जवाब दें कि क्या वो आपका मंसूबा था? मैं आपके मंसूबे के डिटेल्स एक मिनट जी सर, आप मुझे बोलने दें, मुझे कंप्लीट करने दें। मैं आपकी बात को तो सुन रही हूँ, आपकी बात को तो सुन रही हूँ मैं। मुझे छोटे से सवाल का मैं आपसे जवाब पूछ रही हूँ कि क्या वो आपकी गवर्नमेंट का मंसूबा था या नहीं था? कराची के लिए कोई नया मंसूबा कौन सा था? मैंने इतनी सी बात दिस इज नॉट द राइट वे। आप प्लीज मुझे कंप्लीट करने दें, उसके बाद आप सर, आपके सारे वे ठीक है पूरे प्रोग्राम में? आपके सारे वे ठीक है? आप मुझे मेरी बात मुकम्मल करने दें, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन करें।
मैं तैयार हूँ आपके हर बात का सर, जवाब मेरे देने उस के लिए। क्वेश्चन का जवाब मैं ही नहीं आपसे दिया माफी ना मांग रहा हूँ ना, आपको बुरा लगा, मैं माफी चाहता हूँ। सर, मैं तो वही मासूम सा सवाल आपसे पूछ रही हूँ। मुझे एक बीच में नया अगर आप बताइए। टोकेंगी तो ना आप सुन पाएंगी ना व्यूअर सुन पाएंगे, प्रोग्राम का मकसद ही पूरा नहीं होगा। सर ठीक है, मुझे एक ठीक बात है, का जवाब मुझे दे अगर दीजिए। 1 मिनट आप मौका दे दें तो कंप्लीट कर लूं, मैं अपने प्रोजेक्ट्स तो गिनवाऊं। आपने सवाल किया, मेरा हक नहीं है क्या जवाब देना? सर, आपने मुझे जवाब ने जो आपने दिया, नहीं, आप प्रोग्राम की मुझसे ये रिकॉर्डिंग राइट आपने नहीं छीन वापस सकती सुन ना कि आप मुझे लीजिएगा। जवाब ही ना देने दें। आपने फिर आप प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। बहस बराए बहस हो रही है। मैंने आपसे सिर्फ इतना सी सवाल पूछा, उसका आप बीच में जवाब मुझे लुकमा नहीं दे रही मिला। है ना, सर, मुझे मुझे उसका मुकम्मल करने जवाब नहीं दें। मिला। मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा कि नए सिरे आप से अगर कौन सा एक सवाल का मंसूबा जवाब एक बनाया टाइम पे गया ले लें है। तो आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। सर, आपने मुझे जवाब एट दिया ए ही नहीं टाइम ना। अगर आप तकरीबन एक 10 सवाल मिनट करें, मैं सर, इंसान हूं ना। 10 मिनट हो गए। मैं आपसे एक ही बात पूछ रही हूँ कि नया आप बार मंसूबा बार कौन मुझे सा लुकमा शुरू किया देंगे, गया आप है। 20 मिनट भी बोलती रहे, आप इसी तरह लुकमा देती रहे, जवाब नहीं मिलेगा आपको। सर, आपने मुझे जवाब ही नहीं दिया। 10 मिनट हो गए। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आप सुन ले, बीच में आप ना टोके तो आपका जवाब मिल जाएगा। आप 1 मिनट तो सुन लेना सुकून से। चलिए सर, अब वो पॉइंट वाला जवाब दीजिएगा। मैं हाँ, आप खामोश हूं। 1 मिनट तो सुन लेना प्लीज। जी सर। आपने मुझसे जो पहला सवाल किया कि वफाकी हुकूमत आपकी थी, 6-7 महीने में आपने कोई काम नहीं, आप ही हुकूमत गए हुए हैं, उससे पहले आपने 3 सालों में कोई काम नहीं किया। मैंने आपको जवाब दिया, हमने सर्कुलर रेलवे पे काम शुरू करवाया, हमने नालों की तामीर मुकम्मल की, हमने ग्रीन लाइन मंसूबा मुकम्मल किया, हमने K4 के ऊपर काम शुरू करवाया, हमने फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर काम शुरू करवाया, हमने 6 फ्लाईओवर नाजमाबाद के बना के दिए, हमने हब डैम से पानी की लाइन 72 इंच की कराची को बना के दी, हमने मंगो पीर का रोड बना के दिया, हमने जो है वो कराची को, सिंध को बल्कि 66 अरब रुपए असास प्रोग्राम में बांटे, हमने यहाँ पे जो है इंडस्ट्रियलिस्ट को जो है वो टैक्सेस के अंदर रिलीफ दिया, हमने बिलों के अंदर बिलों के अंदर सब्सिडी दी, माफ किया, हमने कराची के अंदर जो है MNAs के जरिए 20 अरब रुपए से जायद फंड जारी करके लोकल गवर्नमेंट नेचर के काम भी कराची के अंदर करवाए। हमने कराची को 800 मेगावाट एडिशनल बिजली दी, क्योंकि ये गवर्नमेंट इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने आते ही वापस लिए और हमें वापस कराची को अंधेरों में धकेला। हमारे दौर में लोड शेडिंग खत्म हो गई थी कराची में, हमने कराची को 800 मेगावाट एडिशनल बिजली दी नेशनल ग्रिड से। ये वो सारे काम है जो हमने कराची को दिए। हमने कराची में एहसास प्रोग्राम के थ्रू आपके स्कॉलरशिप्स दिए बच्चों को, आपने नया पाकिस्तान हाउसिंग के थ्रू जो है वो सस्ते लोन घरों के लिए देना शुरू किए, हमने जो है वो आसान कर्जे दिए कारोबार के लिए कराची के शहरियों को। आप देखें लाखों लोगों को सेहत इंसाफ कार्ड के जरिए, खेती के एड्रेस वाले, पंजाब के एड्रेस वाले, बहुत सब शहरी जो शुक्रिया। कराची में रह रहे हैं। आपका अदील अहमद हमारे साथ मौजूद थे। मुझे कराची के मामले में जब भी पीपल्स पार्टी वाले भी इस प्रोग्राम में आके कुछ कहते हैं या PTI वाले भी कुछ कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता ये जन्नत का माहौल कराची में है कहाँ। ये हमारी समझ से बाहर है कि जब सभी लोग ये कह रहे हैं कि जी हमारे मंसूबे ही हुए, हमारे मंसूबों ने ही काम किया। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि आपके अपने मंसूबे कौन से थे जिसपे अमल दरामद किया गया। ये एक वाहिद क्वेश्चन होता है कि जिसमें डेवलपमेंट का काम किया गया हो। यकीनन तमाम जमातें मुखलिस होकर आवाम की बेहतरी के लिए काम करना चाहती हैं। मखसूस एक जो मसला है इस वक्त कराची का, वो डेवलपमेंट का है, साथ साथ महंगाई का भी है। इस पे तवज्जो देना जरूरी है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।